नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम लोग पाठ 15 पन्ना का त्याग पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्वर्ण नगरी की सैर। तो कोई भी चैप्टर हो जो हमारे देश से संबंधित होता है, हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से संबंधित होता है, तो अपने आप हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। और हमारा इतिहास जो है उसकी तो बात ही क्या करें हम, है ना। हमारे इतिहास में तो इतनी सारी बातें हैं जिसे अगर हम पढ़ना शुरू करें, हम सीखना शुरू करें, तो हम लोगों के क्या होगा, हम लोग अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, है ना। अपने आप पे हमें गर्व महसूस होता है। जैसा कि हमने सैर जब स्वर्ण नगरी की सैर पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने क्या किया था, वहां पर भी हमें पता लगा कि जब हम वहां के बड़े बड़े धोरे, बड़े बड़े इतिहास स्थल देखने गए, तो हम लोगों ने देखा कि हमें वहां पर जो है, हमने देखा कि हमारा जो सीना है वो गर्व से अपने आप फुल्लायमान हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहे थे, हम प्रसन्न हो रहे थे। तो वैसे ही आज हम पाठ 15 पन्ना का त्याग, जो हमारे इतिहास से हमें जोड़ता है। हम इतिहास में बहुत बार ऐसी बातें सुनते हैं जो हमें गर्वित करता है, हम देश में आगे जो है बढ़ते हैं। तो देखो, पाठ 15 पन्ना का त्याग। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह हम हमेशा सुनते आए हैं झांसी वाली रानी के बारे में, कि बुंदेलों के हर मुंह बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबी लाल घर में आया, और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा, तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई है, बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। तो बोला, जीजी, जीजी ओ जीजी, संवाद करते हुए, उसे बोलते हुए कहा कि जीजी, जीजी ओ जीजी। हाँ आ गए खूबी। खूबी लाल का जो शॉर्ट नेम है, प्यार का जो नाम है वो खूबी है। हाँ आ गया, तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। अच्छा, क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी ना। अंताक्षरी क्या होती है आपको पता ही है। रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेलों हर बोलों के मुंह, हमने ऊपर पढ़ा था ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा, पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में जो है उनको सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी की पूछो, कुछ पूछो ही मत। क्योंकि जब हम देशभक्ति के कुछ भी हम देश, अपने देश के लिए कुछ गाते हैं या कुछ करते हैं, तो उसका जो जज्बा होता है ना, वो एक अलग ही हमें फीलिंग को दिखाता है ना, अलग ही हमारे भाव हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम वाघा बॉर्डर जाते हैं और वहां की जब शाम को वहां परेड होती है, और वाघा बॉर्डर की हम परेड देखते हैं, अमृतसर में वाघा बॉर्डर है, आपने सुना होगा। तो वहां के जब हम परेड देखते हैं, और लोग, इधर पाकिस्तान की परेड होती है, इधर भारतीय जो सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, उनकी परेड होती है, जब हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वहां पर अपने आप ही वो जो है देशभक्ति का हमारे अंदर जज्बा आता है। और देशभक्ति का जज्बा आते ही क्या होता है, अपने आप से हमें वो जो है विचार आने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ था, जब कविता वो बोल रहा था, तो वहां वहां पर क्या हुआ, सब बच्चों ने बोला कि और बोलो, मतलब इसको पूरी सुनाओ, इतना ज्यादा उनमें जज्बा आ गया था। तो यहाँ पर फिर मुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। तालियां बजी जीजी की, कुछ पूछो ही मत, इतनी तालियां बजी। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? अब वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही हो? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाय, पन्ना धाय। तो कहता है कि नारी की कहानी है, नाम उसका है पन्ना धाय, पन्ना धाय। तो वो कहता है, हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना।
खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा, कहा कि वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस में है। खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। भोलेपन मतलब भोलेपन से पूछा, निकट आकर मतलब पास आकर के। जब आपने कभी देखा है छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे आप लोग हो, जब हमें किसी चीज के बारे में या कोई स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है और हम जाकर के दादी को पूछते हैं, ये तो आपके समय की बात है ना? तो आपके समय की बात है ना, मतलब हम उस बात को जो है वो सुनना चाहते हैं। तो ऐसा ही खूबीलाल भी अपने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मेरा मतलब समझ गई। अब वो क्या हुआ, जैसे मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया, अगर दादी मम्मी कोई भी हमें पुरानी कोई बात हमें सुननी होती है तो हम कहते हैं ये तो आपके समय की है ना, मतलब हमें भी सुननी है। तो यहाँ पर जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। ऐसा ही होता है हमारे साथ में, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमें अभी मैं आपको बोलूं कि चलिए आज हम है ना कुछ अच्छी वाली कहानी सुनते हैं या हम हमारे इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग कहोगे हाँ मैम आपके समय में ऐसा होता था ना। तो मतलब इनडायरेक्टली आप उसको सुनना चाहते हो। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो वो कहती है कि तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं। अब आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये जो नारी हैं, इन नारियों की जितनी भी हम प्रशंसा करें उतनी ही कम होती है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था, मतलब इनके पास पावर था। चाहे वो राजा महाराजाओं से समझ लो, चाहे वैसे समझ लो कि ये युद्ध आदि करने में भी जो है वो पारंगत हुआ करती थी। संगठन का बल था, मतलब यूनिटी थी इन लोगों में। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। धाय माँ जो बच्चों को पालती है ना, उसे कहते हैं धाय माँ। तो यहाँ पर आपने एक बात सीखी कि जिनके यहाँ पर हमें इस बात को समझने में सीखने को मिलता है कि जिनके पास साधन होते हैं वो तो कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनके पास साधन है, परंतु जिनके पास साधन नहीं है और उसके बाद भी वो अपने जीवन में इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो वो बात जो होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर कहा गया कि एक धाय माँ थी और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई कर नहीं पाया। तो देखो कितनी अच्छी स्टोरी, आगे जो हम पन्ना धाय की स्टोरी पढ़ेंगे वो कितनी अच्छी होगी। धाय माँ जो पालती है, बच्चों को पालती है ना, पालन करने वाली। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसे उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। बिल्कुल सही बात है, पन्ना धाय के साथ ऐसा ही हुआ। तो हम आगे कहानी में पढ़ेंगे कि अगर हम पहली बात तो हम ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसा होता है अगर आपको अभी भी मान लो आपको चोट लग गई है और आपके थोड़ा बहुत पत्थर लग गया, खून भी आने लगा और आप भाग करके अपने घर आते हो, तो आपकी मम्मी दादी फैमिली में जितने भी लोग होते हैं वो कितना घबरा जाते हैं। थोड़ा सा खून देख करके भी वो घबरा जाते हैं ना, और मतलब सारे जने घर के लग जाते हैं कि हॉस्पिटल लेकर के भागो, या घर पर इलाज करते हैं और टेंशन में आ जाते हैं ना, चिंता हो जाती है उन लोगों के। परंतु हम ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले, मतलब उसका एक लाडला बेटा उसके अत्याचारी के द्वारा, जो अत्याचार करते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, उनके द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। तो हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्नाध्याय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी। अब जब वो बता रही है उसकी जीजी, तो जीजी को बताते हुए भी अंदर से गर्वित महसूस हो रहा है, उसको गर्व महसूस हो रहा है। तो वो कहती है कि मगर पन्नाधाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्व इच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी।
स्व इच्छा मतलब कि अपनी इच्छा से, अपने मन से जो है वो किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। जब आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप लोग इस कहानी को इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि आपको इसको बुक में दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, और कहानी के रूप में आप इसको याद करो। और जब आपके विद्यालय में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, तो मंच पर आप इस नाटक को तैयार करके इस नाटक की भूमिका निभा सकते हैं। तो ये देशभक्ति के लिए एक जज्बा होगा, और देशभक्ति का एक एक हमारे देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं, लोगों को बताएंगे कि पन्नाधाय क्या है। तो सबको समझ में आई कि पन्नाधाय के बारे में हम आज एक कहानी पढ़ रहे हैं, तो आप भी मंच पर इसको तैयार कर सकते हैं। एक जीजी बन सकती है, एक खूबी बन सकता है, और एक पन्नाधाय की स्टोरी जो है वो एक नाटक के रूप में तैयार हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कहानी पढ़ना। हाँ, तो वो कहती है कि जो पन्नाधाय की कहानी है वो मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। अपने मन से, अपने देशभक्ति के जज्बे से उसका त्याग और बलिदान जो है उसकी बात है, उसकी कहानी है। तो वो कहानी बताना शुरू करती है। सुनो, यहाँ इस पाठ के अंदर बहुत सारे जो है चिन्हों का प्रयोग हुआ है, संबंध बोधक आदि चिन्हों का जो है प्रयोग हुआ है। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। तो चित्तौड़गढ़ के जो महाराणा थे संग्राम सिंह है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद में जो राज्य अच्छी भली भांति प्रकार से चल रहा था, उस राज्य में क्या हुआ, अव्यवस्था फैल गई। जब कोई भी राजा महाराजा कोई भी जब है उसकी अपने देश में डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो है मामला जो है वो गड़बड़ा जाता है ना। तो महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। अब जो उनके भोजराज बड़े पुत्र थे वो समय को मतलब जा चुके थे, कालग्रस्त हो चुके थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे, और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के जो महाराणा संग्राम सिंह हैं, उनकी जो मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद में उनके बड़े पुत्र हैं भोजराज, वो पहले से ही मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी, और दूसरे पुत्र विक्रम सिंह जो कि 14-15 वर्ष के थे, 14-15 ईयर्स के थे, और सबसे छोटे जो थे वे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। अब धाय वो होती है जो कि बच्चों के देख रेख करती है, जिसे हम टेक केयर भी बोलते हैं ना, जो टेक केयर करती है बच्चों की। तो जो धाय माँ उनकी पालन करती थी, उनका ध्यान रखती थी, उसके भी एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था चंदन। चंदन जो कितना बड़ा था, जो कि उदय सिंह जितना ही बड़ा था, और उदय जो है वो केवल 7-8 वर्ष का था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, है ना। तो मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद में विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। विक्रम सिंह कौन था, जो कि 14-15 वर्ष का उनका पुत्र था। तो उनकी राज तिलक की तैयारियां की गई, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। एक जो दासी का पुत्र था बनवीर, वो एक भयंकर षड्यंत्र बनाने हुआ था। पहले के समय में क्या होता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए वो क्या करते थे, षड्यंत्र में लगे हुए होते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर था कि जो दासी थी उसका पुत्र बनवीर है, वो भी षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था, और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। घात मतलब उस पर निशाना लगाए हुए बैठा था कि ये मुझे ही लेनी है। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी
पथ भ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। तो यहाँ पर जो उसकी जीजी होती है वो कहती है कि हम अगर खोबीलाल को कहती है कि थोड़ी सी कल्पना करो, अगर कहीं पर भी कोई भी, ये तो चलो हम पन्ना की बात कर रहे हैं, कहीं भी आपने देखा है, आप दोस्त हो, आप खेलते हो, आपकी टीम बनी हुई होती है, आप क्रिकेट खेल रहे हो शाम के समय, आपकी टीम बनी हुई है, उसमें से कोई एक दोस्त आपका ऐसा है जो कि धोखाधड़ी करता है, जिसे हम कह सकते हैं रोंगस खाता है ना, रोंगस बोलते हैं जिसे। तो ऐसा कुछ होता है तो क्या कर सकते हैं हम, और कुछ लोग उनसे मिल जाते हैं तो फिर उस खेल में तो क्या होगा, सब पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो राजकुमार था विक्रम सिंह, वो भी 14-15 साल के थे, मतलब उनकी भी उम्र छोटी थी, अबोध थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था, और राजनीति की चाल से भी अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मतलब जिन्हें कुछ पता नहीं था क्या परिणाम हुए होंगे। तो खूबीलाल जो है वो ये बात सुनकर स्तब्ध होकर सुन रहा था, मतलब ध्यान से सुन रहा था कि ऐसा भी होता है क्या। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई जीजी, है ना। अब यहाँ पर उसको भी ये बात समझ में आ गई थी कि हो सकता है कि अब जो उसकी स्थिति है वो कठिन हो गई होगी। तो उसके बाद में वो कहता है कि जीजी उनकी भी स्थिति कठिन हो गई होगी क्योंकि उनकी उम्र भी कम ही थी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। सिर्फ कठिन नहीं हुई थी बल्कि भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी, क्योंकि उनका भाग्य तो उनके पिताजी, एक बार तो उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, और जब अव्यवस्थित हो गया था और फिर उनकी आयु भी छोटी थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। महादुष्ट कौन था? जो कि दासी का पुत्र बनवीर। नवरात्र में जो नवरात्रे आते हैं, दुर्गा माँ की हम पूजा करते हैं नवरात्रों में, उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था। आज भी ऐसा होता है, पार्टियां होती हैं ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं। तो पहले के समय में भी ऐसा ही होता था। राजा महाराजा जो है जब कोई फेस्टिवल होता था या कुछ स्पेशल डेज होते थे तो उनमें पार्टी करते थे, है ना। तो वहां पर नाच का रंग का आयोजन होता था। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। राजकुमार जो दोनों थे, छोटे छोटे ही थे दोनों जने, उन दोनों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, वो कहता है खूबी अच्छा। हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा, और तब उसका मार्ग जो है वो निष्कंटक हो जाएगा। अर्थात निष्कंटक मतलब कांटों से रहित हो जाएगा। मतलब जो कांटा क्या था, कांटा था उन दोनों, जो दोनों राजकुमार थे वो कांटे थे उसके रास्ते में। होता है ना ऐसा, कोई हम कहते हैं हमारे रास्ते में कांटा है उसको हम खत्म कर देते हैं, ऐसा ही यहाँ पर पहले होता था राजा महाराजा के समय। तो कहता है कि ये जितनी भी नाच रंग होंगे उसमें जनता को धोखे में रखकर और दोनों की हत्या कर देगा, तब उसका मार्ग जो है वो निष्कंटक हो जाएगा, अर्थात कोई भी मार्ग में बाधा नहीं रहेगी। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी। तो विक्रम सिंह उस धोखे में आ गया और उदय सिंह जो है उनकी ढाल कौन बन गई थी? पन्ना धाय, जो उसे पाल रही थी। इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ना धाय को पता भी लग गया था। अब समझ में आ रही है आपको बात की? उधर पन्ना धाय को क्या पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? अब वो क्यों जीजी, अब ये तो आगे हमें बताएगी जीजी कि क्या हुआ। तो जीजी ने क्या बताया और किस प्रकार से पन्ना धाय ने जो है वो अपने उदय सिंह की जो है रक्षा की, उसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब आप लोग इस कहानी को अपने माध्यम से भी पढ़िए और मुझे बताना कि आगे क्या होता है, और जितना हमने पढ़ा है उतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम अगला अभी थोड़ी देर क्या होगा, आपको आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पन्ना धाय ने जो है उदय सिंह की रक्षा की थी। तो चलिए, जब हम अगले अध्याय में मिलेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। जितने आप इस स्टोरी को पढ़िए और इससे रिलेटेड कुछ भी स्टोरी, इतिहास से संबंधित स्टोरी है तो आप लोग याद कीजिए और मुझे बताइए कि ये भी हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान
रखती है। हम्म,